गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग बिना समय गवाए अपने सेट के पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से गैर न्यायोचित। अच्छा, इस वर्ड का मतलब क्या है? गैर न्यायोचित का मतलब, इसका मतलब है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लड़कर नहीं ले सकते, अधिकार है, यही पूछ रहा है। ये डबल नेगेटिव था इसलिए ये मीनिंगलेस वर्ड था, तो ये नहीं, छोड़ दीजिए। गैर न्यायोचित अधिकार है, इसका मतलब वैसे अधिकार जो दिए गए हैं लेकिन उनको न्याय के थ्रू लड़के हम ले नहीं सकते, है ना। तो याद रखिएगा, ऐसा न्याय हम लोग को पता है वो डीपीएसपी में मिला था। डीपीएसपी किसको कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी मौलिक मतलब संविधान में मेंशन तो है लेकिन हम उसको विधि के द्वारा ज़बरदस्ती नहीं ले सकते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन को डीपीएसपी बोला गया। और ये भारत का पार्ट की अगर बात करें तो किस पार्ट में है? तो पार्ट 4 में है। किस पार्ट में है? पार्ट 4 में। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या है। काम करने का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये दोनों का दोनों क्या है? हमारे डीपीएसपी में है। जबकि शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हम लड़कर ले सकते हैं ना। अच्छा, शिक्षा का अधिकार है कहाँ? तो 21A में है। कहाँ है? 21A में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये आप समझ गए होंगे, डीपीएसपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ रहा है गैर न्यायोचित अधिकार है। चलें, तो पहला और दूसरा ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? मांग का नियम किस पे आधारित है? तो देखिए, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो किस पे रिलेटेड होता है? वो रिलेटेड होता है उपभोक्ताओं की प्राथमिकता पे। कहने का मतलब है कंज्यूमर जिस चीज़ का डिमांड करेगा वैसा ही फिर क्या बनेगा? आपका डिमांड का लॉ बनेगा। क्लियर है? कंज्यूमर का जो भी आपका जो भी आपका प्रायोरिटीज़ है ना, जिसको प्राथमिकता कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है डिमांड फ्लक्चुएट करता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? तो जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका बोल रहा है कौन सा नहीं है विधि का गणना? तो देखिए, इसमें बचत का कोई रोल नहीं है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या है? बचत का कोई जगह नहीं है। चलें आगे। तो आंसर क्या होगा? बचत वो विधि नहीं है। आय विधि है, व्यय विधि है, अतिरिक्त मूल्य उपागम विधि भी है ना। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है। अच्छा, बाह्य ऋण का मतलब ऐसा ऋण जो बाहर से लिया गया हो, है ना। ऋण का मतलब ही होता है कर्ज लेना, और राष्ट्रीय ऋण का मतलब होता है नेशनल लेवल पे। तो नेशनल लेवल पे विदेशों से लिया गया जो ऋण है उसको बाह्य ऋण बोलेंगे। मतलब सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि को हम लोग क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय ऋण कहेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिना व्यय को लागतें जो तब उत्पन्न होती हैं जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखता है तथा उत्पादक की कुछ चीज़ों की पूर्ति करता है, क्या कहलाता है? देखिए, आपको कह रहा है कि आप अगर एक प्रोडक्शन यूनिट चलाना चाह रहे हैं और आपके पास एक लैंड है, लैंड का मतलब ज़मीन है, तो आप उस ज़मीन पे ही अगर प्रोडक्शन यूनिट खड़ा कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका अपना खुद का लगा है। ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा जिसमें खर्च ना हो लेकिन खुद का लागत लगा हो, है ना। जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखता हो तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करता हो, खुद ही आप पूर्ति कर रहे हैं, तो वैसे खर्च को क्या कहते हैं? वैसे खर्च को बाय ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन है सुव्यक्त लागत, है ना, मौलिक लागत, अंतर्निहित लागत कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, जो छुपा हुआ है ना। ज़मीन मेरा बड़ा सा पड़ा हुआ था, उसमें मैंने प्रोडक्शन यूनिट खोल लिया और उस प्रोडक्शन यूनिट में सारा काम हो रहा है, तो लैंड रेंट मुझे नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन वो क्या है? इनहेरेंट है, छुपा हुआ लागत है हमारा। चलें आगे। ग्राम राज के माध्यम से राम राज के बारे में किसने कहा था? आई होप सो आप मेरा क्लास अगर रेगुलर देख रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शंस है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू। मैं ये बता सकता हूँ कि इस ग्राम राज के बारे में हमारे संविधान में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल पहला तो है 243A2O और दूसरा है 243P2ZG, है ना। ये तो आर्टिकल है ही, साथ साथ हम लोग आर्टिकल 40 को भी पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? आर्टिकल 40 को, ठीक है। किसने दिया? आई होप सो आपका आंसर आ गया होगा। चलिए आगे।
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ हम देखते हैं? तो इसका भी जवाब आप ही लोग देंगे, हम लोग, है ना। किसके लोकतंत्र के आदर्श को? भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? कहाँ? संविधान में। तो आपका है ऑप्शन प्रस्तावना है, भाग 3 है, भाग 4 है और भाग 1 है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये बेसिकली हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में है। अच्छा, भाग कौन सा होगा? तो ये भाग 5 का ही पार्ट है। जितना भी सेंट्रल जितनी भी निकाय है वो सभी के सभी कहाँ होते हैं? भाग 5 में होते हैं। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? किसको निर्देश देता है? ग्राम पंचायत को। तो कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 40 है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया डीपीएसपी का आर्टिकल 40 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो आर्टिकल 40 है वो ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कशन करता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो याद रखिएगा, भारत के न्यायवादी को किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, लेकिन वो जो वोटिंग होगा उसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, कोई भी कार्य करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई भी अपना इंस्ट्रक्शन देने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ क्या करेंगे? उसकी सुनवाई को सुन सकते हैं। ठीक है, एब्जॉर्व कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो क्वेश्चन नंबर में अगर हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उरायूर में थी। कहाँ थी? उरायूर, जो आपका ऑप्शन पहला है वहाँ थी, जिसको पुराने ज़माने में, आज के ज़माने में क्या कहेंगे? तिरुचिरापल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे? तिरुचिरापल्ली कहेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में दिए गए दिल्ली के सल्तनतों के वंशज को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। मतलब पहले कौन आया, फिर कौन आया? तो आई होप सो आप इसका शॉर्टकट तो अब जान ही गए होंगे, है ना। तो पहला आ गया आपका खिलजी ए, फिर आ गया आपका बी, है ना, गुखी तू सैलो। तो पहले गुलाम वंश पहला, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश और लास्ट में क्या आएगा? आपका लोधी वंश। ठीक है, तो आपका ऐसा सीरीज बन रहा है DABC। क्या बन रहा है? DABC। और हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन क्या है आपका? देखिए, ऑप्शन है DABC का मतलब ये होगा आपका 4123। क्या होगा? 4123। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे पहला जो है सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? पुलिकट में था। कहाँ था? पुलिकट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत करने वाला कौन था? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता था कि रैयतवाड़ी प्रथा का जो फादर है वो कौन है? तो वो कौन है? टॉमस मुनरो। कौन है? टॉमस मुनरो। और ये कब लागू किया था इन्होंने? 1820 में। कहाँ? 1820 में वो मद्रास का गवर्नर नियुक्त हुए थे और उसके बाद ये रैयतवाड़ी प्रथा को उन्होंने शुरुआत किया था। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो ये कौन है? ये हैं आपके मुसोलिनी। कौन है? मुसोलिनी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था टोटल 3 हिमालय हैं आपके, जिसमें एक आपका क्या है? हिमाद्री है। ये किसका है? बृहत्तर हिमालय का पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। चलें आगे। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। ऑप्शंस क्या है? उद्गम केंद्र, अधिक केंद्र, क्रेटर और सिंडर शंकु। ठीक है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घात स्थल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण मतलब वहाँ क्या है? प्रदेश क्या है? ठंडा है। वहाँ के घास स्थल को हम क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है?
तो देखिए आपको पता होगा ब्रेड बास्केट का मतलब एक ऐसा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो होता है, फूड सीरियल जो होता है वो प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि कौन सा बायोम है, मतलब कौन सा वो क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र कौन सा होगा, मध्य अक्षांश घास स्थल है। कहाँ है, मध्य अक्षांश घास स्थल है। चले आगे। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है, तो आपने शायद लास्ट वीडियो में देखा होगा जब मैंने वर्ल्ड मैप बताया था, या ये ऑप्शन अगर आप लोग भी प्रोवाइड करें आंसर तो बेहतर है। मैं ऑप्शन तब तक पढ़ता हूँ। बांस जलडमरू मध्य, डोबर जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य और कुक जलडमरू मध्य। अच्छा, जलडमरू मध्य को क्या स्ट्रेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बेरिंग जलडमरू मध्य। क्या है, बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया तथा उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं हम लोग। पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर से पी से प्रारंभ होने वाले 3 शब्द, तो ऑप्शंस में पढ़ता हूँ तब तक। पीपल, पॉवर्टी, पॉलिटिक्स, पावर, प्रोडक्शन, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स और प्राइस, और पॉपुलेशन, पॉवर्टी एंड पोल्यूशन। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो पॉपुलेशन है ना, जैसे आबादी का बढ़ना, पॉवर्टी मतलब गरीबी, और पॉल्यूशन का मतलब गंदगी। ये आपके पी से 3 वर्ड आते हैं। नेक्स्ट आता है, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को, मतलब अवरुद्ध का मतलब रुके हुए जल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अधसर। क्या कहते हैं, अधसर। मैंने शायद इसका एक बार स्पेलिंग भी बताया था। इसको इंग्लिश में कहते हैं हिपोलिम्नियन। क्या कहते हैं, हिपोलिम्नियन। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दक्षिणी भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया, तो ये कौन है, ये हैं आपके CN अन्नादुराई। कौन है, CN अन्नादुराई। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका ऑप्शंस पढ़ता हूँ और आप लोग शायद डिकोड कर पाएँ। विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है हर साल, सेम डेट को। सिमिलरली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को हर साल। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और जब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका हैबिटेट दिवस है, ये हर साल जो आपका अक्टूबर का जो महीना होता है उसका फर्स्ट मंडे को मनाते हैं। कब मनाते हैं, अक्टूबर मंथ के फर्स्ट मंडे को सेलिब्रेट होता है विश्व पर्यावरण दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्र सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, इसमें आप देख सकते हैं ये कौन सा है आपका। ऑप्शंस में अगर पढ़ूँ तो परीक्षा गुरु, रंगभूमि, आनंद मठ और पद्मराग। तो याद रखिएगा आनंद मठ जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। अच्छा, क्या वजह था, तो आनंद मठ में जो है वो आपके एक केरल का विद्रोह जिसको सन्यासी विद्रोह कहा गया था, सॉरी उत्तर बंगाल में सन्यासी विद्रोह का जिक्र हुआ है आनंद मठ में। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, 1773। अच्छा 1773 आता है तो भारत में पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत मानी जाती है 1773 को। और वो कौन सा एक्ट था, वो रेगुलेटिंग एक्ट था। क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट था। याद रखिएगा कब से शुरुआत होती है, 1773। और 1773 में सन्यासी विद्रोह हुआ था जिसका जिक्र आनंद मठ में है। और इसी वजह से स्वतंत्रता सेनानी का प्रेरणा का स्रोत जो है वो बुक कौन सा है, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा स्वराज पार्टी के संस्थापक में आता है देशबंधु CR दास। CR दास और मोतीलाल नेहरू, कौन, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1923 में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्यों की थी, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन था वो 5 फरवरी की घटना है, चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने बंद कर दिया था। उसके विरोध में लोग गांधी जी मतलब कांग्रेस को छोड़कर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कौन, देशबंधु CR दास ने, सॉरी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहला बसा हुआ स्मारक है। ये क्वेश्चन अगेन आपके पास जो है ये क्या है आपका, जैसलमेर किला। क्या है, जैसलमेर किला। अच्छा, बसा हुआ स्मारक का मतलब आज भी यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर है, सबसे बड़ा जो कैनाल है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका ऊपरी गंगा नहर। कौन है, ऊपरी गंगा नहर भारत का सबसे बड़ा जो है वो कैनल सिस्टम है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें क्या,
तो अगर हम पूरे भारत में सबसे जो है लंबी अगर बात करें तो वो कौन सा है, वो है आपका इंदिरा गांधी नहर। कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर। बाय ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ कौन सा है, चारों में से ऊपरी गंगा नहर जो है वो सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का राज शासनकाल क्या था, राजवंश का। तो देखिए खिलजी वंश पहले गुलाम वंश आया 1206 से 1290, फिर खिलजी आया 1290 से 320, तो ये आएगा। फिर तुगलक आया 1320 से 1414 यानी 1414। फिर तुगलक के बाद आएगा सैयद, और सैयद के बाद फिर आएंगे लोधी, ठीक है। और इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पटना संग्रहालय में सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है। तो सर्वाधिक चर्चित जो मूर्ति है वो कौन सी है, दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। किसकी मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए ज़मीन आवंटित किया है। तो याद रखेंगे ये कौन सा जगह है, ये है आपका किशनगंज। कौन सा ज़िला है, किशनगंज जिला में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खोलने के लिए जगह एक्वायर किया सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है। तो याद रखेंगे ये है INS विशाखापट्टनम। अच्छा, विशाखापट्टनम को हम लोग इंग्लिश में वाइजैक भी बोलते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर INS विशाखापट्टनम जो है वो भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक है। नेक्स्ट चलें, कारा टैग पास के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, यहाँ जो पास है वहाँ हिंदी में पास का मतलब वो पास मत समझ लीजिएगा, नज़दीक वाला पास। यहाँ पास जो है इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिखा है और बेसिकली इस पार्ट का पास का मतलब है दर्रा। क्लियर। तो क्वेश्चन यही है कि कारा टैग दर्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों को इंग्लिश के टच में रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। सेकेंड है आपका यह ग्रेटर सिल्क रोड का एक ऑफ शूट है और काराकोरम पर्वत में स्थित है। तीसरा है यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अच्छा, ऑप्शन वाइज नीचे देखें और क्या कॉम्बिनेशन किया हुआ है, केवल 3, केवल 2, केवल 1। तो याद रखिएगा ये जो आपका कारा टैग है यह ग्रेटर सिल्क रोड का एक छोटा सा हिस्सा है। ऑफ शूट का मतलब छोटा सा हिस्सा है और काराकोरम पर्वत में स्थित है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है। तो स्थानीय संस्था स्वास्थ्य भी देखती है, शिक्षा भी देखती है, कौन सा कार्य नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कानून व्यवस्था बनाए रखना ये आपका क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का कार्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरु गोपी कृष्ण निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रकार के विद्वान थे। यानी कि पूछ रहा है कि गुरु गोपी कृष्ण जो है वो किस जो है नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं। तो याद रखेंगे वो किससे संबंधित है, कथक से संबंधित है। अच्छा, कथक कहाँ होती है, ये उत्तर भारत में होती है, ठीक है। और कथकली जो है वो आपका साउथ इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो आप लोगों को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अच्छा, इनसे रिलेटेड और एक बात ले लेते हैं हम लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, जो आपका संविधान सभा बना था, उसके जो परमानेंट जो है स्थायी सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, कब बने थे, ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। अच्छा, 11 दिसंबर से पहले भी संविधान सभा का बैठक हुआ था। तो जी हाँ हुआ था। वो क्या हुआ था, वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अच्छा, 9 दिसंबर 1946 को जो है वो सभा के अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलें, तो यहाँ पे फिलहाल प्रथम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा बाय ऑप्शन हमारा क्या होगा, पटना का गांधी सेतु। कौन है, पटना का गांधी सेतु। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ये भी आप आराम से ऑप्शंस में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को इसका आंसर देना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन है 35 में, 37 में, 39 में और 40 में। चलिए, बहुत बेहतर आंसर आ चुका है। वो आंसर क्या है, 1939, तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था। तो याद रखेंगे
ये जो राग है इसका जो सृजन है वो आंसर नंबर 3 महाकवि विद्यापति ने किया था। किसने किया था? महाकवि विद्यापति ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं बता दूँ, गोदी का मतलब यहाँ पोर्ट की बात हो रही है। किसकी? पोर्ट की। अच्छा, पोर्ट का मतलब बंदरगाह होता है, और निर्जल का मतलब ऐसा बंदरगाह जो सूखा हो, है ना, जहाँ पानी नहीं हो। तो याद रखेंगे ये कौन सा है? ये है मार्मागोआ। कौन सा है? मार्मागोआ बंदरगाह जो है वो क्या है आपका? सूखा हुआ बंदरगाह है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मार्मागोआ है कहाँ? तो देखिए इसके लास्ट के वर्ड को पढ़िए, ये कौन सा है? गोवा है। कौन सा है? गोवा है। तो गोवा में मार्मागोआ बंदरगाह है जो क्या है? सबसे शुष्क है। वर्तमान स्थिति में बात करें तो आपका गुजरात का पीपावाव शिपयार्ड जो है, यानी कि विश्व और भारत का जो है सबसे शुष्क बंदरगाह है, कहाँ है? गुजरात का। और नाम क्या है उसका? पीपावाव। क्या कहने हैं उसको? पीपावाव है ना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? आई होप सो आप लोग इसका जवाब वापस से कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में देंगे। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, भाद्रपद, चैत्र, फाल्गुन और कार्तिक। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थे? तो पहली महिला कह लीजिए यहाँ पे, है ना, फर्स्ट कर लीजिए आप लोग। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आपकी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अच्छा, क्वेश्चन ये कब बनी थी? तो ये 1917 में बनी थी। कौन? 1917 में। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि होम रूल लीग के बाद 1916 में आपका मुस्लिम लीग, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, यानी कि नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग जब कंबाइंड हुए थे तो 1916 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखेंगे 1916 में जो अध्यक्षता हुआ था वो हुआ था अंबिका चरण मजूमदार, है ना। किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। और 1916 का किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। ये फर्स्ट फीमेल थी। अगर पहली भारतीय महिला अगर पूछे तो कौन होगी? पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। कब? 1925। कब? 1925। चलें आगे। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं हम लोग 22 अप्रैल को। कहाँ? 22 अप्रैल को। अच्छा, जब अर्थ की बात होगी तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा क्या है? लैंड है या वाटर है? तो हम लोग कह सकते हैं वाटर है। क्या है? वाटर है। तो याद रखिएगा 22 मार्च को हम लोग सबसे पहले मनाते हैं वाटर डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें कि 2023 में जो वर्ल्ड वाटर डे है उसका क्या थीम है और जो पृथ्वी दिवस है उसका क्या थीम है, तो हम लोग अगर थीम की बात कर लें तो याद रखिएगा पृथ्वी दिवस का थीम है इन्वेस्ट इन प्लैनेट। क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, अपने जो ग्रह है उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। और जब हम वर्ल्ड वाटर डे की थीम की बात करेंगे तो उसका थीम था एक्सेलरेट, ACCLERAT। ठीक है, एक्सेलरेट क्या चीज़? चेंज, यानी कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो हम सुधार ला पा रहे हैं पानी के सेविंग में, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में, उसकी रफ्तार को तेज की जाए। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे का थीम है एक्सेलरेट चेंज। और वर्ल्ड पृथ्वी दिवस का जो विश्व पृथ्वी दिवस का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। और कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? 22 अप्रैल को। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? 44। एक मरु उद्यान में हमेशा क्या होता है? तो मरु उद्यान का मतलब मैंने आपको बताया था, मरुस्थल में अगर उद्यान है तो मतलब पानी होगा, क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं है। और अगर उद्यान है, गार्डन है, तो वहाँ क्या होगा? पानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ था? तो याद रखेंगे यहाँ श्रमदान का प्रयोग हुआ था कोसी बांध के लिए। किसके लिए? कोसी बांध के लिए। अच्छा, कोसी बांध को बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो याद रखिएगा ये शुरुआत किसने की थी? ये किया था विश्व बैंक ने। किसने किया था? विश्व बैंक ने किया था। किसकी शुरुआत किया था? प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हर्ष साम्राज्य की राजधानी थी। तो बेसिकली हर्षवर्धन की बात हो रही है यहाँ पे, और हर्षवर्धन की
जो राजधानी है वो क्या थी, वो थी आपकी थानेसर। क्या थी, थानेसर थी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है। मतलब उस स्टेडियम में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो सारा का सारा सोलर एनर्जी से पूरा हो जाता है। तो वो है आपका कर्नाटक का चिन्नास्वामी स्टेडियम। कौन सा है, चिन्नास्वामी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है। तो देखिए बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होगा, भागलपुरी होगा। कहाँ होगा, भागलपुरी होगा। कहते भी हम लोग भागलपुरी सिल्क टाइप में। बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश की संसद को कहते हैं जातीय संसद। क्या कहते हैं, जातीय संसद। अच्छा, बांग्लादेश आया तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो लैंड बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा लंबा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। कितना है, 4096 किलोमीटर। कितना लंबा है, 4096 यानी 4096 किलोमीटर लंबा है। और बात करें बांग्लादेश विश्व में किस चीज़ के लिए जाना जाता है, जूट के उत्पादन के लिए। किसके लिए, जूट के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है, बांग्लादेश है। साथ ही साथ बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। क्या है, ढाका है। एंड द सेकेंड थिंग कि इसका करेंसी को क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टका बोलते हैं। चलते हैं हम लोग अपने 25 साइंस के क्वेश्चन पे। किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु यानी कि वस्तु होगा, यहाँ पे वस्तु के साइज के बराबर बनती है। तो याद रखिएगा, आभासी भी हो, सीधा भी हो और बराबर भी हो, ऐसा होता है समतल दर्पण में। कहाँ होगा, समतल दर्पण में होगा। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बराबर भी हो, आभासी भी हो और सीधा भी हो, तो ऐसा क्या होगा, समतल दर्पण में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आभासी का मतलब याद रखिएगा सीधा, आभासी का मतलब सीधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। तो गतिशील वैद्युत आवेश का मतलब हो गया, एक तार है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रहा है तो आपको पता है अगल बगल चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। क्या पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। चलें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है। तो याद रखिएगा, सामान्य विद्युत बल्ब में हम लोग जनरली तो आर्गन फिलअप करते हैं। अच्छा, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और यह एक अक्रिय गैस है। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन भी फिलअप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन। अच्छा, आर्गन नाइट्रोजन के अलावा और क्या भरा जा सकता है, तो भरा जा सकता है हीलियम को, इसके बाद क्या, नियॉन को और फिर क्रिप्टन को। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। टोटल आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन और क्रिप्टन इतने गैस हैं जिनको जनरली बल्ब में भरा जाता है। हम लोग को पहले आर्गन पता था, अब लेवल क्या हो गया, एक लेवल ऊपर हो गया। चलें, तो आंसर क्या है, नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो मतलब एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल फोर्सफुली जा रही हो, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लेज़र कहते हैं। आपने देखा होगा बचपन में एक रेड कलर और ग्रीन कलर का एक छोटा सा आता था की के साइज़ का, उसको दबाने के बाद जो प्रकाश है वो काफ़ी दूर तक एक सिंगल पॉइंटेड चलती है, तो वही उसी को हम अत्यंत दिशिक कहते हैं और उसको क्या कहते हैं, लेज़र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानतः स्तर क्या है। आपने सुना होगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में रात के 10 बजे के बाद डीजे नहीं चलाया जाता, इसलिए जितनी भी बारातियाँ हैं वो सभी 10 बजे के पहले ही निकालनी पड़ती हैं। चलें, तो अनुमानित स्तर क्या है, तो दिन के टाइम का अलग है और रात के टाइम का अलग है। दिन के टाइम का है आपका 55 डेसिबल के आसपास और रात में क्या है 45 डेसिबल के आसपास। इससे ज़्यादा आप रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजा सकते साउंड। चलें, प्रिज्म के गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। आई होप सो जब तक मैं इसका ऑप्शन बोलूँगा आप लोग इसके आंसर्स दे लेंगे। ऑप्शन है श्वेत कलर सबसे ज़्यादा विचलित होगा, या लाल होगा सबसे ज़्यादा विचलित, हरा होगा या बैगनी होगा। चलें आगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जिन्हें नहीं आता है वो लाइव चैट के कमेंट या कमेंट को देख लें, उनको इसका आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है। द्रव्य का मतलब यहाँ वापस से मैटर बोल रहा है, सर्वोत्तम मैटर कौन सा है, किसके लिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए। तो वो क्या है आपका, नर्म लोहा है। क्या है, नर्म लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आँखों की रेटिना क्या कार्य करती है। तो देखिए रेटिना बेसिकली क्या, एक पर्दा है जहाँ इमेज बनता है और वहाँ के ऑप्टिकल जो नर्व हो गए हैं वो क्या करता है, दिमाग को पहुँचाता है। अच्छा, रेटिना पर जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रेटिना किस तरह का बिहेव करता है, लेंस की तरह बिल्कुल नहीं, शटर की तरह नहीं, फिल्म की तरह, कैमरे के फिल्म की तरह। फिल्म मतलब होता है रील, वहीं पे जाकर इमेज बनता है।
तो आंसर क्या होगा, कैमरे के रील की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार किया जाता। तो याद रखिएगा, जो आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन है, इस विधि से ऑक्सीजन नहीं तैयार किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे आइरिस, जिसको हम परितालिका कहते हैं, हिंदी में परितालिका, इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अच्छा, आइरिस का मेन काम क्या है, आइरिस का मेन काम है लाइट की मात्रा को मेंटेन रखना। मतलब अगर ज़्यादा लाइट है तो सिकड़ कर छोटा कर देता है पुतली को, और कम लाइट है तो वो फैलाकर बड़ा कर देता है। ठीक है, तो वो है क्या, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखें। अच्छा, अवतल दर्पण का मतलब मैं वापस से फिर बता दूं, यही वो दर्पण है। इसका सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो वह याद रखिएगा उसका ऑब्जेक्ट वापस से इसी जगह पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इसी जगह पे बनता है, जस्ट उल्टा। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो याद रखिएगा उल्टा बनता है। तो दो ऑप्शन तो आपका आभासी और सीधा, ये दोनों गलत है। या तो सी पे ही बनेगा वक्रता केंद्र पे, और दूसरा क्या, वास्तविक बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, वक्रता केंद्र की स्थिति पर ही बनेगा। सी पर है तो सी पर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में किस कारण से होता है। तो याद रखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में वर्ण यानी रंग बनाने की क्षमता से होता है। किससे होता है, वर्ण बनाने की क्षमता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज के अणु किस में टूटते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव। तो देखिए ये तो क्लियर, ये क्लियर खत्म हो गया। याद रखिएगा ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। किस में टूटते हैं, पायरुविक एसिड में टूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचों की सहायता से ऊपर चढ़ता है। देखिए आपने सुना होगा लत्तर वाले जितने भी पेड़ हैं, जैसे कद्दू हो गया, सिम हो गया, है ना, निनुआ हो गया, ये सब क्या होता है, इनका ये तो जड़ से सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए या इनको यांत्रिक जो है सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रस्सी या धागे का उपयोग करते हैं। तो ऐसे जो पौधे हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आरोही पौधे कहते हैं। क्या कहते हैं, आरोही। आरोही का मतलब ही होता है नीचे से ऊपर चढ़ना। चलें आगे, किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं। तो याद रखिए इसमें ऑप्शन देखेंगे, शाख नहीं है, झाड़ी भी नहीं है, वृक्ष है। क्या है, वृक्ष है। वृक्ष जो होता है वो काफ़ी लंबे होते हैं, तना जो होता है सुदृढ़ होता है और भूरा कलर का होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। तो गतिशील सजीव इकाई कौन सा होगा, वन होगा। ठीक है, गतिशील सजीव इकाई कौन होगा, वन होगा। जनरली पेड़ भी हो सकता था, लेकिन पेड़ से बड़ा यूनिट वन है तो हम लोग वन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस को बहुत अच्छे से करते हैं क्लियर, साथ ही साथ आपके सारे फूड प्रोसेस को एकदम विंड पाइप के थ्रू पहुंचाते हैं हर जगह। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रमांकुचन। क्या कहते हैं, क्रमांकुचन के लिए ज़रूरी है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा का युग्म होता है। तो ये आई होप सो आप लोग आंसर बताइए, तब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। केसीन और सुक्रोज होगा, केसीन लैक्टोज होगा, फेरिटीन और माल्टोज होगा, और एल्बुमिन और ग्लूकोज होगा। तो वेरी गुड, इसका आंसर क्या है, केसीन और लैक्टोज। प्रमुख प्रोटीन और शर्करा युग्म कौन सा है, केसीन और लैक्टोज। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। किसने खोज की थी, रोनाल्ड रॉस ने। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है। तो याद रखिएगा नवजात बच्चे जो होते हैं 15 दिन के भीतर, उनको लगता है कि इनका टीका बीसीजी का टीका। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेग जो है वो बीमारी कैसे फैलता है। तो प्लेग बीमारी फैलने का कारण है आपका जीवाणु। कौन सा है, जीवाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब आप लोग वापस से कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन है मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, और वरुण और प्लूटो। तो याद रखिएगा प्लूटो तो खैर अब कोई ग्रह रहा नहीं, प्लूटो क्या हो गया आपका, बौना ग्रह हो गया है। तो ऑप्शंस आपका बिल्कुल ऑप्शन सामने दिख रहा है आपको।
और आपको क्या करना है, इसके आंसर को लाइव चैट वाले में या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर प्रोवाइड करना है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है। यानी वापस से पूछ रहा है कि बृहस्पति का ग्रह कौन सा ग्रह नहीं है, तो डिमोस, फोबोस और डिमोस क्या है, मंगल ग्रह का उपग्रह होता है। बाकी 3 बृहस्पति के ही ग्रह हैं। नेक्स्ट, भारतीय परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय परमाणु विज्ञान या एटॉमिक साइंस का जो फादर है वो कौन है, होमी जहांगीर भाभा हैं। कौन है, होमी जहांगीर भाभा हैं। आई होप सो आप लोग का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI किसका संक्षिप्त रूप है। मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरेक्शन, ग्राफिकल यूज़र इंटरेक्शन। तो आंसर क्या होगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो GUI का संक्षिप्त फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई व्यापारी 4 रुपये प्रति नारियल की दर से 500 नारियल खरीदता है। देखिए वापस से हम लोग उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो मैथ्स है, 2-4 क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे। 4 रुपये प्रति दर से जो है 500 नारियल ले रहा है, इसका मतलब टोटल कॉस्टिंग मेरा कितना हो गया, 2000 का हो गया। कितने का, 2000, जिसमें से 40 नारियल ख़राब हो जाते हैं शेष नारियल को। तो 500 में से 40 ख़राब हो गया तो बचा कितना, 460, और 460 को वो 6.7 में बेच रहा है। तो पॉइंट जो है इसके ज़ीरो को हटा देगा, 46 × 67 करेंगे तो 46 सत्ते क्या होगा, 46 सत्ते होगा 322। तो 322 का हमने लिखा 2, बचा कितना 32। तो फिर 46 छके कितना होगा, 276, 276 प्लस 32 करेंगे तो हो जाएगा 308। कितना होगा, 308। देखिए हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1082। कितना, 1082। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो 2000 का इन्वेस्टमेंट था और 1082 आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 1082 × 100 कर लेंगे, है ना, 0000 कैंसिल, 2 से इसको काट लीजिए, 541, और 10 का एक जीरो बचा है वो ऊपर जाकर हो जाएगा 54.1%। कितना, 54.1%, और यही आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 54.1%। चलें, आई होप सो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। देखिए जैसे मैंने 46 × 67 को ओरली मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली आपको भी एग्ज़ाम में आना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई व्यक्ति 25 रुपये में 15 किताबें खरीदता है और किसी कारण से 20 रुपये में 25 की दर से बेच देता है। अब देखिए यहाँ 25 और 15 कहने का मतलब है कि कॉमन नंबर ऑफ बुक होगा। कॉमन नंबर ऑफ बुक निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 75 बुक। अच्छा 75 बुक खरीदने में कितना पैसा लगा होगा, 25 के हिसाब से 15, तो 75 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, ठीक है। और सिमिलरली 25 बुक बेच रहे हैं हम लोग 20 के हिसाब से, तो 75 बेचने में कितना लगा होगा, मिला होगा 60 मिला होगा। यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 125 और सेलिंग प्राइस कितना है 60 है। नंबर ऑफ बुक सेम है इसलिए इसको भूल भी जाएंगे तो चलेगा। तो हम लोग को पता है लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 65 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। कितने का, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे 65। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है या लॉस परसेंट का, लॉस बाय CP यानी 125 और इनटू क्या 100। तो 100 ये 25 टाइम में 4 टाइम में कैंसिल होगा, ये 5 टाइम में कैंसिल होगा, 5 से ये 13 टाइम में कैंसिल होगा। तो 13 4 जा क्या होगा 52%। क्या होगा 52%। वैसे भी हम आंसर अगर आराम से देखते हो तो क्लियर कट हो जाता, बाय ऑप्शन अगर हम लोग चलते तो भी क्लियर हो जाता। जैसे 125 का सामान है और 65 का प्रॉफिट ही लॉस ही हो रहा है, तो 65 देखिए इसके 50% से थोड़ा ज़्यादा है, तो 50% से थोड़ा ज़्यादा कौन सा होगा, 3rd नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे क्लास का, एक घड़ी को 560 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है। अच्छा 20% का लॉस का मतलब है CP का 80%। मेरी बात समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। 20% लॉस का मतलब है CP का 80%, और वो बता रहा है आपका 560 है। क्या है 560 है। 8 से इसको काटेंगे 7 टाइम में, मतलब CP = हम लोग कह सकते हैं 700 आ गया। क्या आ गया 700। अब कह रहा है 840 में बेच रहे हैं तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए 140 का हो रहा है। अच्छा 140 700 का कितना परसेंट है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से ही हम लोग प्रॉफिट या लॉस काउंट करते हैं। तो याद रखिएगा 700 का 10% जो है वो 70 होगा और 20% क्या होगा 140 होगा। वेरी गुड, आप लोग का आंसर आ गया। तो याद रखिएगा कितने % का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 20% का। किसका, 20% का। चलिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।